प्रोसेस हम लोग जानेंगे, उनका जो फॉर्मूला है कि कैसे उन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है और 246 नंबर गेन किया है, स्कोर किया है। मैंने क्या करा था कि जैसे जो भी चैप्टर्स मैं कर लेता था उनके तुरंत टेस्ट दे देता था जाके टेक्स्ट बुक पे। चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, यूनिट वाइज टेस्ट होते थे, पीवाईक्यू टेस्ट होते थे, फुल लेंथ टेस्ट होते थे। मैं बहुत सारे टेस्ट देता था। को भी मतलब ऐसे नहीं करना यार, बोर हो रहा हूँ, रिवीजन मन नहीं लग रहा है। रिवीजन करोगे, जैसे बोर हो याद दिला देना। रिवीजन नहीं करा, सक्सेस नहीं मिलेगा। रिवीजन करते रहना है, करते रहना है। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक के इस सेशन पर। ये जो सेशन है ये बहुत खास होता है, आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष करने वालों को, जो सफल हो जाते हैं और संघर्ष करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद, अपने डेडिकेशन के बाद, इतने सेक्रीफाइसेस के बाद, उन स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं। ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं वैभव तिवारी, तो उनका पूरा प्रोसेस हम लोग जानेंगे, उनका जो फॉर्मूला है कि कैसे उन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक किया है और 246 नंबर गेन किया है, स्कोर किया है। ठीक, एक एक चीज हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतने हाई कट ऑफ में भी इतना अच्छा स्कोर किया है और कैसे उन्होंने पेपर वन की तैयारी की, कैसे उन्होंने पेपर टू की तैयारी की, कैसे उन्होंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उन्होंने कैसे उस टेस्ट सीरीज से अपने नोट्स तैयार किए, कैसे जो उन्होंने क्लासेस की और उससे उनको कैसे हेल्प मिली है। तो चलते हैं सीधे वैभव तिवारी के पास। वैभव तिवारी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और उससे भी बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जब कट ऑफ इतना हाई था तो आप उसकी भी हाई गए और 246 आपने स्कोर किया है। तो सबसे पहले मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताइए। प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू अवर स्टूडेंट्स। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा कि मैं स्टूडेंट को गाइड कर सकूं। तो सर बेसिकली मैंने अपना जो बैचलर्स था सोशियोलॉजी में करा, उसके बाद फिर मैंने अपनी मास्टर्स सोशियोलॉजी में करी। उसके बाद सर मैंने पिछले 2025 में मैंने इस एग्ज़ाम की प्रेप स्टार्ट कर दी थी। तो करंटली मैंने मतलब लगभग 6 टू 7 मंथ्स मैंने इस एग्ज़ाम की प्रेप करी थी और फिर हो गया था। अभी मैं करंटली दिल्ली में रह रहा हूँ, वैसे मैं यूपी बरेली से हूँ। बरेली से हैं आप? तो यस सर। बरेली में आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाए कि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में ये ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि शायद जो बहुत लोअर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं या रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे हैं, तो वो क्वालिफाई नहीं कर सकते इस हाई कट ऑफ में। तो क्या आपका बैकग्राउंड रहा, प्लीज आप बताइए स्टूडेंट्स को। नहीं 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 सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मेरा भी सर बैकग्राउंड बहुत ही बेसिक था। बरेली में एक बहुत फेमस रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है, बरेली कॉलेज, मैंने वहां से करा था। कोई इतना हाई फाई चीज नहीं करी थी मैंने कि मैं बताऊं आपको मैंने बहुत हाई फाई कुछ करा था। जैसे सब स्टूडेंट्स हैं वैसा ही मैं बेसिक एकदम पढ़ाई करी है, मैं वैसा ही स्टूडेंट हूँ। बस ये है कि मेरे को पता था, अपने ऊपर विश्वास था, मैंने मेहनत ज्यादा करी थी, हो सकता है बस इसीलिए शायद मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। कोई ऐसा बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि मैं ऑलरेडी बहुत मास्टर हूँ सोशियोलॉजी में, नहीं। बेसिक से स्टार्ट करा था, बहुत बेसिक बैकग्राउंड था। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कॉलेज जानते होंगे बहुत से लोग जो देखेंगे मुझे। हम्म। बस वहीं से सर पढ़ा था तो मैंने तो। आपने बिल्कुल सोशियोलॉजी को जीरो से स्टार्ट किया है? यस सर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा था मैंने। खुद से मेहनत की, बहुत मेहनत की, लगातार यस सर। डेडिकेशन, और अपने ड्रीम को हमेशा सामने रखा और आप तैयारी में लगे यस। रहे। यस सर, सिर्फ मेहनत ही एकमात्र मेरे लिए पता था कि मेरे को अगर कोई चीज सक्सेस ला सकती है तो फिर मेहनत है, उसके अलावा कुछ है नहीं, दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं मेरे पास। ठीक। तो सोशियोलॉजी आपका, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। यस सर। यस, तो वैभव, केवल पेपर टू कर लेने से तो आज का जो कट ऑफ है उसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो यस यस पेपर सर। वन में भी आपने स्कोर किया होगा अच्छा। यस सर, पेपर वन में सर मेरे 40 क्वेश्चन ठीक थे, तो उसमें मेरे 80 40 नंबर आए क्वेश्चन थे। सही थे, यस यस सर। ग्रेट। तो आपने यहाँ पर 80 क्वेश्चन स्कोर किए हैं। और यस सर। सोशियोलॉजी में? सोशियोलॉजी में सर 83 क्वेश्चन ठीक थे, 166 स्कोर था। यस, तो देखिए दोनों में जो परसेंटेज है, आप समझिए स्टूडेंट्स कि 80-80% दोनों में आ रहा है। मतलब दोनों की तैयारी इक्वल है, बैलेंस बनाया गया है दोनों की तैयारी में। ऐसा नहीं हो सकता कि सोशियोलॉजी में आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो तो आप सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ते रह जाते हैं और वहां पे आप 75 टच कर लेते हैं, 80 टच कर लेते हैं, और यहाँ पे आपका 10-15 हो जाता है। तो वो इसको कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस बना के चलना है। तो फिर वैभव जी, आपने कैसे बैलेंस बनाया? पेपर वन में आपने क्या पढ़ा?
सर पेपर वन को मैंने बहुत बेसिक रखा था, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो मैंने अपनी एक बुक उठाई उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, और मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज ले ली थी। मैंने क्या करा था कि जैसे जो भी चैप्टर्स मैं कर लेता था उनके तुरंत टेस्ट दे देता था जाके टेक्स्ट बुक पे। चैप्टर वाइज टेस्ट होते थे, यूनिट वाइज टेस्ट होते थे, पीवाईक्यू टेस्ट होते थे, फुल लेंथ टेस्ट होते थे। मैं बहुत सारे टेस्ट देता था और ये देखता था कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है जो मेरे नोट्स में मिसिंग हो रही है, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन सारी उठा के अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था। और खाली ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं जो गलत हो रही है, जो सही हो रही है, बट उनके ऑप्शंस हैं जो मेरे को पता नहीं है कि ये 3 ऑप्शंस भी हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन क्या है, ये क्यों यहाँ पे क्वेश्चंस में आए, तो उन 3 ऑप्शंस की भी इन्फॉर्मेशन निकालता था और उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था। फिर उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स पढ़ता था, बार-बार पढ़ता था और टेस्ट देता रहता था। एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर टेस्ट दे दिया, फिर यूनिट टेस्ट दे दिया, फिर एक प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू के भी फुल लेंथ टेस्ट पढ़े थे, टेक्स्ट बुक बहुत सारे पढ़े थे। तो वो सारे टेस्ट दे दिए, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर उसको ऐड ऑन कर ली। इससे क्या था सर, कभी जो मेरे नोट्स है ना वो स्टैटिक नहीं हुए, डायनेमिक ही रहे हमेशा, ऐड ऑन होता रहा, क्योंकि टेस्ट जो होते थे वो करंट अफेयर्स भी उसमें इंक्लूडेड होते थे। पीपल्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो चैप्टर है उसमें काफी करंट के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करंट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी ऐड ऑन हो जाती थी। तो मैं उसी को फिर मल्टीपल टाइम्स पढ़ता था, एक बुक और टेस्ट लगाए, मॉक्स जितने भी पीवाईक्यूज उसमें इंक्लूडेड है, यूनिट टेस्ट इसमें इंक्लूडेड है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, नए पैटर्न के जो टेस्ट होते थे, जैसे इस बार अदर्शन रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन आए थे, तो यस। वो टेक्स्ट बुक के जो सीरीज थे उसमें अलग से एक सेक्शन था जिसमें आपको मतलब नए पैटर्न के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराते थे। तो वहां पे अदर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस करे थे, तो वहां से मेरे उस पर भी कमांड बन गई थी, और प्लस पीवाईक्यूज तो मैं करता ही था, तो ऐसे सर मैंने पेपर वन को बैलेंस कर लिया था अपना। तो पेपर वन के लिए आपने बुक कौन सी कवर की थी? आपने बोला कि मैंने बुक पढ़ी थी और फिर सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक का जो मटेरियल है उसको फॉलो किया, तो आपने सर बुक कौन सी? यस सर, पेपर वन के लिए जो मैंने भी देखा ही था, मतलब ज्यादातर टॉपर्स केवीएस मदानी पढ़ते हैं, तो मैंने वही बुक रेफर हाँ करी हाँ। थी। हम्म। उसका लेटेस्ट एडिशन लिया था, पर उसमें भी क्या था कि जाहिर सी बात है इन्फॉर्मेशन उसमें भी इतनी नहीं थी जितनी, नहीं क्योंकि नहीं है डायनेमिक उसमें, है। हाँ। हाँ, तो फिर मैंने उसको ऐड ऑन करा था, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन वहां से मिली उसमें उसमें डाल हम्म। दिया। कम्युनिकेशन चैप्टर हो गया, या आईसीटी हो गया, पीपल्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कोई नया थिंकर पता चला है तो उसको ऐड ऑन करके, और फिर उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा मैंने। एक ही बुक एक ही रखी, मैंने ये नहीं सोचा कि ये बुक भी कर लूं फिर यहाँ से भी पढ़ लूं, नहीं, बुक एक रखी, उसको ऐड ऑन करके मल्टीपल टाइम्स उसी को पढ़ा था, रिवीजन तो करा था। प्रीवियस ईयर पेपर का भी यूज किया होगा आपने? यस सर, यस सर। हाँ। प्रीवियस ईयर पेपर सर मैंने कम से कम 3-4 बार करे थे, उनको भी करने की सर स्ट्रेटेजी ये रखी थी कि पहले एक बार करा, देखा कौन से क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे कि मेरे को लूप होल्स मेरे पता चल रहे हैं। फिर मैं ये देखता था कि चलो ये वाला क्वेश्चन मेरा ठीक है, बट जो 3 ऑप्शंस हैं वो पूछे हैं उन्होंने, वो आगे उन्होंने कई बार मतलब लेटर ईयर्स में पूछ हम्म। लेते हैं, तो मैं उन 3 ऑप्शंस की भी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता था। और जो क्वेश्चन गलत होते थे ऑब्वियसली उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल के रख लेता था, और उनको बार-बार रिवाइज करता रहता था। और पीवाईक्यूज भी मैंने कम से कम सर मिनिमम 2-3 बार करे थे, ऐसे करके सर। कितने घंटे देते थे आप पेपर वन को? सर पेपर वन का सर मैंने अपना जो डे था उसको डिवाइड कर दिया था। मतलब मैं अगर बताऊं तो मैं सुबह को 8 बजे तक अगर बैठ जाता था तो मेरा शेड्यूल यही रहता था, मैं सुबह को 10 मिनट उठ के सोशियोलॉजी के क्रोनोलॉजी देखता था सबसे पहले, तो क्योंकि उसमें वो बुक्स वगैरह आती हैं तो वो सबसे स्टार्ट वहां से करता था। फिर मैं पेपर वन की डीआई और मैथ्स करता था मॉर्निंग सेशन में अपना। और जो मेरा इवनिंग सेशन होता था उसमें मैं पेपर वन का कोई सा भी एक चैप्टर उठा लिया, कम्युनिकेशन उठा लिया या आईसीटी उठा लिया। तो पेपर वन का मेरा हाफ डे जो होता था पेपर वन को जाता था, पेपर टू में नाइट में पढ़ता था सोशियोलॉजी का। तो सर मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 आवर्स में अपने पेपर वन को देता था, और डेली पेपर टू देता को था। कितना टाइम दिया आपने? पेपर टू के लिए मैंने सर मतलब मैंने अब सर यही हो जाएगा, मैंने पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करी थी तो मैंने 5 to 6 आवर्स पेपर टू के लिए भी दिए थे। अच्छा, मतलब तो आपने इक्वल टाइम दिया, क्योंकि सोशियोलॉजी यस सर। में आपका मेरे ख्याल से पहले से ही अच्छा तैयार हाँ रहा है। सर, तो ऑल्दो सर आपने, कॉन्फिडेंट। हाँ। यस सर, ऑल्दो मुझे कॉन्फिडेंस था सोशियोलॉजी मेरा अच्छा, बट एक होता है ना कि वो मेरे को सब्जेक्ट ही बहुत पसंद है वो, तो मैं ये भी नहीं चाह रहा था ओवर कॉन्फिडेंस है, तो मैं उसको यस। लेट नाइट में पढ़ता ही था। तो लेट नाइट में मेरे को ऐसा बोरिंग नहीं होती थी कि सोशियोलॉजी पढ़ने को इंटरेस्ट था सब्जेक्ट में, तो खूब पढ़ता था मैं उसको 5 to 6 आवर्स लेट नाइट। मतलब जो जिस समय आपकी एनर्जी नहीं रहती थी तो आप अपने इंटरेस्ट वाला यस सब्जेक्ट ज्यादा यस तैयार करते थे। यस सर, और यस सर। जिस समय सुबह उठ करके आपके अंदर एनर्जी होती थी तो आपको पता था कि यार मेरा पेपर वन वीक है तो सबसे पहले उसको कवर करो। यस सर, क्योंकि आपने सर जैसे बोला पेपर टू से खाली कुछ होगा नहीं, पेपर वन को इक्वली अच्छा करना, तो मेरा टारगेट ही यही था कि पेपर वन में मेरे को 40 क्वेश्चन अब जाना ही जाना है। 40 बेयर हम्म। मिनिमम, 40 से ऊपर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उतने ही सर मेरे हो गए थे, मैंने जितना टारगेट रखा था। Great. इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स की बैलेंस बनाना। इन्होंने पहले जान लिया कि यार पेपर वन वीक है, तो जो वीकनेस है उसको पहले दूर करनी है, तो सबसे पहले सुबह पेपर वन कर लिया, है ना। और सबसे मेरे को इकलौते वैभव तिवारी ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जिन्होंने ये बोला है कि मैं इक्वल टाइम देता था। ठीक, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। जब आपको लग रहा है कि यार ये ज्यादा वीक है
है ना, और इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो आपको उसको अपना स्ट्रांग बनाना है। तो उसमें आप 5 to 6 आवर दे रहे हैं, और फिर उसके बाद पेपर 2 में भी 5 to 6 आवर दे रहे थे, क्योंकि पेपर 2 पहले से इंटरेस्ट था इनको, है ना। तो अब आते हैं पेपर 2 पर, यस सर। वैभव जी, कि पेपर 2 को आपने 6 to 7 आवर्स दिए, तो यस सर। पेपर 2 की कैसे आप तैयारी करते थे, कौन सा मटेरियल फॉलो किया? सर सबसे पहले मैं यही बोलूंगा, पेपर 2 में आप अपना बेस बनाओ। अभी सर जैसे बच्चे होंगे वो काफी मास्टर्स करके आए होंगे या बीए में होंगे, तो मैं उनसे यही बोलूंगा आपका जो भी अभी मटेरियल आप पढ़ रहे हो वहां से अपना बेस बनाओ। क्योंकि सर जो क्लासिकल थिंकर्स हैं जैसे इमाइल डर्कहाइम हो गया, कार्ल मार्क्स हैं, टालकट पार्सन, आर के मर्टन, इनके क्वेश्चंस आपसे गलत ना हो, इनकी आपके बेस इन एंड आउट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम अच्छे से होनी ही चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है सर, स्टेटमेंट से हम थिंकर नहीं पता करते, पर अगर आपने उन थिंकर को समझा है तो आप पता कर सकते हो कि ये यस। स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने बोली होगी, ये स्टेटमेंट इमाइल डर्कहाइम ने बोली होगी। तो ये जो थिंकर्स हैं इनको इन एंड आउट आपको पता ही होना चाहिए कि भाई ये इन्होंने क्या बोला है, क्या कॉन्सेप्ट था, क्या फोकस इन एरिया इनका था। तो सर मैंने यही करा था, मेरे जो एमए और के नोट्स वगैरह थे मैंने उनको बार बार पढ़ा था। प्लस सर फिर उसके बाद मैंने, जैसे मैंने बताया, टेक्स्ट बुक पे मैंने सोशियोलॉजी के भी काफ़ी टेस्ट दिए थे। तो वहाँ पे क्या था कि सर वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव चीज़ें ज़्यादा थी जैसे एमए के नोट्स में, और जब मैंने टेक्स्ट बुक की सीरीज़ वगैरह लगाई तो वहाँ से फैक्चुअल कंटेंट मेरे पास काफ़ी आ गया था। तो फैक्चुअल कंटेंट में जैसे बुक्स के ऑथर्स के नेम हो गए या कोई कॉन्सेप्ट नया था तो वो हम्म। सारा ऐड ऑन कर लिया उन नोट्स में। तो उनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। बट मैं अभी इनिशियली सबसे ये बोलूँगा कि आप अपना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखना, जितने भी थिंकर्स आप पढ़ रहे हो या बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, फर्स्ट प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है, ये आप रटना नहीं है, इनको समझना है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी घूम सकते हैं। तो बस सर सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट, जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे इंडियन थिंकर्स हो गए एम एन श्रीनिवास या जीएस गोरे, चाहे आपके वेस्टर्न थिंकर्स हो गए, आपको सबसे पहले उनको समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। समझोगे तो उनकी स्टेटमेंट्स भी याद रहेंगी और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी याद रहेंगे। मतलब कि इंटरप्रेट कर पाएंगे हम। जैसे यस सर। यूनिट 1 में 26 थिंकर हैं वैभव जी, तो यस सर। आपने 26 थिंकर की तैयारी कैसे की? सर यही करा मैंने, मतलब सारे थिंकर्स को मैं पहले एक एक थिंकर्स एक टाइम पर पढ़ता था। जैसे मैंने हम्म। ऑब्वियसली सर एमए में सारे थिंकर्स नहीं थे, कुछ थिंकर्स मेरे लिए भी नहीं न्यू थे होंगे, इस टाइम पे, यस, मैनुअल डेफिनेटली का बहुत सर। सारे न्यू। हाँ, हाँ, न्यू थिंकर्स थे सर। तो जो एमए के थिंकर्स थे उनको मैं थोड़ा बहुत देख लेता था, क्योंकि मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी थी। मुझे पसंद थे ये सारे थिंकर्स। और जो इस समय के जो थिंकर्स थे, जैसे मैनुअल कांत या एडवर्ड सेड वगैरह, इनको मैंने अभी जब तैयारी करा था तो मैंने इनको थोड़ा-सा समझा, यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह देखे आपके, तो मैं वहाँ से इन थिंकर्स की मैंने अंडरस्टैंडिंग ग्रैस्प करी और इनको फिर ऐड ऑन कर लिया उन्हीं नोट्स के साथ में। और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी पीवाईक्यू से या टेस्ट से, वो इनमें ऐड कर देता था और फिर इनको बार-बार पढ़ता था। मैं इनको सर समझने की कोशिश करता था, ऐसे रटना नहीं चाह रहा था कि रटना पड़ेगी, एडवर्ड सैड ने ओरिएंटलिज्म बोला तो क्यों बोला सर? क्या रीज़न क्या था उस टाइम में? क्योंकि वेस्टर्न यस, स्कॉलर्स इंडिया को बहुत बुरी नज़र से देखते थे, बुरी इसलिए नजर उन्होंने से, ऐसा बोला। हाँ, तो इंफीरियर। सर यस सर। तो उस चीज़ को मैंने समझा था। ऐसे ही क्योंकि सर आप यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह मैं देखता था तो वहाँ से चीज़ें अंडरस्टैंडिंग एक हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप थिंकर्स को ऐसे मत देखो कि 26 थिंकर्स हैं। आप बहुत इंटरेस्ट से उनको पढ़ो कि उन्होंने उस टाइम के बारे में क्या बताया है, क्या चीज़ समझाई है। तो जब आप उस माइंडसेट के साथ देखोगे तो आपको रटना भी कम पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और एक बार अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। 1-2 बार आप चीज़ें पढ़ोगे भी ना तब भी याद हो जाएगा। सर यही बस मेरा बेसिक फ़ॉर्मूला था, मैंने यही करा था। तो आपने नोट्स भी बनाए हैं? यस सर। यस। तो देखिए, ये भी मैं जानता हूँ कि आपने एग्जाम रेडी नोट्स भी बनाए होंगे, ताकि आप यस सर। रिवाइज कर सकें उन नोट्स को यस ना। सर। यस सर। तो मुझे दोनों नोट्स के बारे में जानना है। आप ओके। स्टूडेंट्स को दोनों नोट्स के बारे में बताइए कि जो आपने तैयार किया नोट्स, एक तो अपना जैसे मैन्युस्क्रिप्ट टाइप होता है, वो नोट्स बहुत मोटा यस हो सर। जाता है, यस सर। यस और सर। एक नोट्स होता है जो अपने एग्जाम रेडी नोट्स होते हैं। यस सर। यस सर। तो वो उस पर आपने कैसे काम किया? सर इनिशियली सर मेरे जो एमए के नोट्स है वही मैन्युस्क्रिप्ट है, वो जो बोला डिस्क्रिप्टिव नोट्स बहुत बड़े थे वो। तो उनको पढ़ने में सर टाइम तो काफ़ी लगता था मुझे, बट मैं उनको पढ़ लिया था, 2-3 बार मैंने पढ़ लिया था तो मेरे को उसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई थी। फिर सर जब एग्ज़ाम 1 या 2 महीने मतलब दूर था, तब मैंने शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर दिए थे ना। शॉर्ट नोट्स सर मैंने बनाए थे कि एक थिंकर लिया और उस थिंकर की मैं ये देखता था कि मैं कौन-सी चीज़ भूल रहा हूँ, कौन-सी चीज़ मतलब मुझे याद क रखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं सर जो चीज़ भूल रहा होता था उसको थोड़ा डिटेल में लिख देता था और बाकी सर कीवर्ड्स लिख देता था खाली कि इन्होंने ये कीवर्ड्स दिया है, इन्होंने ये, जैसे टेलकट पार्सन का एजाइल स्कीम उन्होंने दी थी। तो एजाइल यस। के बारे में बस एजाइल लिख दिया, एडेप्टेशन गोल और ये सब। तो याद रह इतने से मैं जाता जब, है। यस सर, इतना सा देखा याद आ गया, पूरा इन एंड आउट याद हो गया, एक्टिव रिकॉल हो जाता था। बट कुछ एक चीजें थी टेलकट पार्सन, जैसे सिक रोल का एक कॉन्सेप्ट था सर, सिक रोल यस, उन्होंने दिया था। सर सिक्रो। वो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था उसके बारे में, तो उसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिख दिया था क्योंकि मेरे को रुग्ण बिल्कुल आइडिया नहीं भूमिका। था। यस सर। तो उसका मुझे आइडिया नहीं था तो मैंने उसको थोड़ा-सा डिटेल में लिख दिया था नोट्स में अपने। तो ऐसे ही हर थिंकर को एक ए4 साइड सीरीज़ में मैंने सर
खत्म कर दिया था अपना, कि जो चीज़ याद रह रही है, उसके सिर्फ़ कीवर्ड्स लिख लो कि एक्टिव रिकॉल हो जाए, और जो चीज़ आप बार-बार भूल रहे हो कि आप 3 बार पढ़ चुके हो तब भी नहीं याद हो रहा है, टेस्ट में फिर भी गलत हो रही है, उसको थोड़ा डिटेल में लिख लो वहीं पे छोटा-छोटा नोट्स में। ऐसे सर मैंने प्रिपेयर करे थे अपने नोट्स। फिर रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो टॉपिक रहता है, वो दोनों में आता है, तो उसकी यस सर। तैयारी कैसे की? सर उसके लिए मैंने क्या करा था, इंटीग्रेट कर दिया था। अब सर सोशियोलॉजी है मेरा, तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका नहीं हो पाता, हम लोगों का यस, सेम होता था, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया था। पेपर 1 और पेपर 2 के जो मेरे नोट्स हैं उन दोनों को मिलाकर एक A4 साइज शीट निकाली थी, 2 मेरी शीट हो गई थी, और उन्हीं पे मैंने सर छोटा-छोटा सा सारा लिख दिया था। तो मैं जब भी पेपर 1 के लिए पढ़ना होता था तब भी वही पढ़ता था, और पेपर 2 के लिए पढ़ता था तब भी वही पढ़ता था। थोड़े से थिंकर्स अलग से लिख दिए थे क्योंकि थोड़े से थिंकर्स हैं उसमें, तो 1-2 लिख दिए थे। बट मैंने इंटीग्रेट कर दिया था दोनों की, कि मल्टीपल टाइम्स ना पढ़ना पड़े, पेपर 1 के लिए उधर से पढ़ रहा हूँ, पेपर 2 के लिए यहाँ से पढ़ रहा हूँ। उससे कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि वहाँ पे कुछ और पढ़ा था, यहाँ पे कुछ और। एक ही जगह पे इंटीग्रेट कर दिया था और वहीं से पढ़ लेता था सर। वैभव जी, जैसे यूनिट 7 है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, है ना? यस सर। तो और यूनिट 9 है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दो यस यूनिट सर। हैं जो काफी मतलब जो रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, या जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कई सारे जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं बेसिकली, तो वो लोग ये यूनिट्स देखकर भी उनको थोड़ा डर लगता है। तो इसकी तैयारी आपने कैसे की थी, और सर कैसे इस उस चीज को कंट्रोल किया, ओवरकम किया कि यार ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोसाइटी है? हाँ, 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 यस सर। यस। उसमें सर जब इसका सर बेसिक मेरे को भी था कि यार एनवायरनमेंट और सोसाइटी या साइंस एंड टेक सोसाइटी में क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग। तो सर मैंने उसके लिए पीवाई रिवर्स इंजीनियरिंग करी, मैंने पीवाईक्यूज उठाए थे। पीवाईक्यूज में मैंने देखा कि कैसे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं। तो सर जब पीवाईक्यूज देखे तो उसमें देखा कि मतलब पूछ वो सोशियोलॉजी से ही लिंक करके रहे हैं, कि स्कॉट फ्रेमवर्क पूछ लिया, या स्कॉट फ्रेमवर्क देखा तो वो निकल तो थिंकर ही है उसमें भी। तो सर वहीं से पीवाईक्यू से इन्फॉर्मेशन उठाई, उन्होंने क्या क्या पूछा है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे हैं, उनके ऊपर मैंने नोट्स बना लिए थे। प्लस यूट्यूब लेक्चर्स आपके सर जब डालते हैं तो उस टॉपिक के वाइज आपके यूट्यूब लेक्चर्स निकल आते हैं, तो वहां से आप इन्फॉर्मेशन लिख लो अपने पास, और उसी इन्फॉर्मेशन पे ऐड ऑन कर लो टेस्ट की जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो। जैसे एनवायरमेंट सोसाइटी चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के सेपरेट टेस्ट बुक पे अवेलेबल थे। तो सर मैंने उनके इन पर्टिकुलर जो कुछ एक ऐसी यूनिट थी, इनके मैंने सेपरेट टेस्ट दिए थे, और जो भी टेस्ट से इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं उनमें ऐड ऑन कर देता था। तो वहां से फिर ऐसे करके सर ये नोट्स मैंने प्रिपेयर करे थे अपने। पीवाईक्यूज, आपकी यूट्यूब लेक्चर्स देखे थे, और टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट की इन्फॉर्मेशन थी वो, ये 3 इंटीग्रेट करके मैंने सर ये वाले इन चैप्टर्स के नोट्स बनाए थे अपने। तो वैभव, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि रिवीजन का कितना रोल होता है हमारे सिलेक्शन में? अब सर बहुत सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का रोल है सर, रिवीजन का ही रोल है। मैं सबसे यही बोलूँगा, रिवीजन बोरिंग लगता है बट रिवीजन ही सक्सेस लाएगा। सिलेक्शन अगर किसी कोई चीज़ ला पाएगी तो वो रिवीजन ही। आप कितनी भी इन्फॉर्मेशन पढ़ लो, सिलेक्शन होगा नहीं अगर आपने मिनिमम 10 टाइम सर मैंने रिवीजन करा था। जबकि मुझे यस। कॉन्फिडेंस था अपनी सोशियोलॉजी पर कि मैं 1-2 बार पढ़ूँगा मेरा हो जाएगा, बट मिनिमम मैंने 10 बार कर लिया था उसको। उसके बाद सर पता नहीं कितनी बार करा था। तो रिवीजन करते ही रहना है, डेली रिवाइज़ करना है, फिर वीकली रिवाइज़ करना है, फिर 15 डेज़, मंथली टारगेट लेके चलना है कि इन्फॉर्मेशन जैसे ही लगे माइंड से स्लिप हो रही है, तुरंत उसको पढ़ लेना है, स्लिप होने नहीं देना है। क्योंकि सर जैसे सोशियोलॉजी में क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, बहुत हम्म। सारे क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर आपने उसको रिवाइज नहीं करा तो वो एक दिन में चीज़ याद होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे थिंकर्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं उनकी, ईयर्स रखने होते हैं याद, तो आप वो भूल जाओगे। तो उसका बेस्ट है सर, जैसे मैं आपसे अभी स्टार्टिंग में बोला था, मैं 10 मिनट डेली रिवाइज करता था सुबह उठ के क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। शायद ही कोई गैप गया होगा दिन का जिस दिन मैंने वो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन रिवाइज नहीं करे होंगे, मैं डेली रिवाइज करता था। और इसीलिए शायद जो क्वेश्चन मेरे अभी आए थे पेपर में, वो सारे मेरे क्रोनोलॉजी क्वेश्चन ठीक हुए थे, क्योंकि मैंने रिवीजन बहुत करा था। तो आप रिवीजन करते ही रहना है, को भी मतलब ऐसे नहीं करना है यार बोर हो रहा हूँ, रिवीजन मन नहीं लग रहा है। रिवीजन करोगे, जैसे बोर हो याद दिला देना, रिवीजन नहीं करा सक्सेस नहीं मिलेगा। रिवीजन करते रहना है, करते रहना है, और उसी सोर्स को रिवीजन करना है जो पढ़ा है। ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं करने की वजह से कोई और सोर्स देख लिया। वही सोर्स जो आपने तैयार करा है, जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी तक पढ़ी है, उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और जो इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल भी रही है उसमें ऐड करके उसको भी रिवाइज करो। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करो, मिनिमम 10 मैंने करा था, आप देख लो आपको कितना करना पड़ेगा फिर। यस। तो वैभव जी, जैसे क्रोनोलॉजी की आपने बात की, तो यस सर। क्रोनोलॉजी जैसे हम लोग बचपन में 2 का टेबल याद करते थे तो हजारों बार करते थे, 2 टू ज 4, 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 2 3 ऐसे, 2 3 ऐसे। तो ये एक तरीका होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब चीजें एडवांस हो गई क्योंकि हम लोग बड़े हो जाते हैं। तो जैसे इमाइल दरखाइन की जो, जैसे कोई भी थिंकर उठा लीजिए, तो मैंने उसमें ना ऐसे कहानी बना रखी थी कि जैसे इमाइल दरखाइन बहुत लेबोरियस थे, तो उनकी यस सर। पहली किताब थी डिवीजन ऑफ लेबर। फिर यस उसके सर। बाद वो लेबोरियस 95। थे तो उन्होंने बहुत सारी मेथड खोज रखी थी अपने। 95। यस हाँ। सर। तो फिर नेक्स्ट किताब थी कि रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स।
फिर यस इस सर। तरह से मैंने हर एक थिंकर का जो है एक ऐसे कहानी रूप में और उसको करा रखा था। तो क्या आपने भी ऐसा कोई तरीका यूज़ किया था याद सर करने के मैं लिए क्रोनोलॉजी? सर मैंने एज़ सच ये वाला तरीका तो नहीं, बट मैं लिख कर याद करता था कि हाँ। खूब लिखा, मतलब एक थिंकर हाँ, रिमाइंडर हाँ, कहीं आपने तो वही रखा। जो जैसे हम लोग 2 2 जा 4 2 3 ऐसे यस सर, मैंने खूब यस। लिखा, खूब लिखा, खूब लिखा, मैंने हाँ, खूब लिखा। फिर एक टाइम पर चीज़ें समझ में आने लगी कि 93 में पहली बुक आ रही है, फिर 95 में आ रही है, हाँ, फिर 97 में आ रही है, फिर यस, 1912 में आ रही है, 17 में आ रही है। सर वो फिर अपने आप माइंड में बैठ गई थी। एक ट्रिक होती है ना सर, वो अपने आप स्ट्राइक कर जाती है कि 2 साल का गैप हो रहा है, 93, 95, 97। सर मैंने ऐसे करा था, बट अगर आप ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक देख ले रहे हो तो पक्का देखो, वो क्योंकि इससे ये ज़बरदस्त है। इनोवेटिव चीज है, याद रहती है, हाँ, रिकॉल करने में आसानी रहती है। बट रिवीजन से तब भी नहीं बचना, आपने ट्रिक देख ली है तो उसको भी रिवीज़न रिवाइज तो करते वही रहना। मस्ट है। बिना रिवीजन तब भी करना रिवीज़न है के आपको। कुछ नहीं होना है, ये मैं भी कहता हूँ कि यस सर। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी रिवीज़न। हाँ जी सर, रिवीजन आपको करते रहना है। अच्छा वैभव जी, कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है, जैसे हम लोग ये राय देते हैं कि आप लोग डे 1 से ही एमसीक्यू करना शुरू कर दीजिए, है ना? यस सर। तो कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है। तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि पहले से करना चाहिए साथ-साथ में, या ये वेट करना चाहिए कि यार पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए? नहीं, नहीं, नहीं सर, आपको जैसे ही आपने कोई चैप्टर करा, आपको तुरंत ही दे देना चाहिए। सिलेबस खत्म होने का वेट करना ही नहीं चाहिए, कि सिलेबस कभी खत्म होता ही नहीं है। आपको लगता है सिलेबस खत्म हो गया है, आप यस। एमसीक्यू लगा के तो देखो, सिलेबस के बाहर से ही चीज़ें आ रही हैं सारी। एमसीक्यू आपने चैप्टर करा, सबसे बेस्ट बात ये होता है सर, आपने जैसे ही चैप्टर पढ़ा, आपने टेस्ट दिया, आपको पता चल जाता है कि कितनी मेरी अभी हुँ, नॉलेज अभी कितना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरे नोट्स में मिसिंग हो रही है। कंपैरिजन पता चल जाता है कि उस चैप्टर में बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा करा है, मैंने कैसा करा है, मेरे नोट्स में कौन सी इन्फॉर्मेशन थी जो थी तब भी मैंने गलत करी है। तो सर ये सारी चीज़ें आप जब पूरा सिलेबस कर लोगे, उसके बाद पता चलोगे, फिर और पैनिक नहीं, कर जाओगे आप कि मैंने तो सब पढ़ रखा है यार, तब भी नहीं हुआ, मेरे इतने नंबर कम आए। तो उसको इनिशियली लेके चलो ना, ठीक से ठीक से। सारे चैप्टर्स आप कर रहे हो, उसके तुरंत टेस्ट दो, उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करो, फिर रिवाइज करो, फिर दूसरे चैप्टर पे जाओ। ऐसे पूरा सिलेबस करने गए तो कुछ नहीं होगा, फिर तो और फिर वो पैनिक हो जाएगा। साइकिल में फँस जाते हैं बच्चे। यस सर, फिर फिर वो साइकिल में फँस जाएँगे। हाँ, फिर वो साइकिल में फँस जाते हैं कि यार अब पूरा सिलेबस हो गया, लेकिन अब जो पहले पढ़ा था वो याद ही नहीं है। वो सर, यस सर, हाँ। हाँ, क्योंकि बीच-बीच में उन्होंने गैप में रिवीज़न नहीं किया। जैसे मैं कहता हूँ कि 3 साइकिल ऑफ रिवीज़न होना चाहिए। जैसे यस कि सर, यस आपने सर, अ, आज जो पढ़ा है उसको कल रिवाइज़ कीजिए, तब नई क्लास कीजिए, मैं ये कहता हूँ। यस सर। फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि सैटरडे संडे रखो कि पूरा रिवीज़न करना है जो वीक में कर लिया। फिर उसके बाद मंथ में 1 दिन रखो कि रिवीज़न करना है। तो यही मैं समझता हूँ कि वैभव जी ने भी इसी तरह से 10 रिवीज़न किए होंगे। एक यस सर, सेम। गैप के बाद, गैप ऑफ टाइम के बाद, क्योंकि हमारी मेमोरी जो होती है कुछ दिनों तक तो याद रखती है, यस फिर सर। उसके बाद भूलती है, फिर धीरे-धीरे भूलती है, फिर सब भूल जाते हैं। तो कई सारे बच्चे जो होते हैं जो 6 महीने सिलेबस कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद, तो ये बहुत गलत अप्रोच होती बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी सर, ये नहीं करनी है। है ना? ये नहीं करनी यस चाहिए सर, बिल्कुल। नहीं, नहीं, ये बिल्कुल नहीं सर। आप टेस्ट देते रहो, रिवीजन उनका साथ-साथ करते रहो। एक होता है सर एक्टिव रिकॉल करना होता है हमें, हमने रिवीजन करा होगा तो हमें एक्टिव रिकॉल करने में आसानी रहती है चीज़ें, कि हमने बैठ गए हैं, याद आ रही हैं चीज़ें। आपने रिवीजन नहीं करा होगा, तो आप एक्टिव रिकॉल कर ही नहीं पाओगे। एक कैसे आप 10 दिन में इतने सारे थिंकर्स हैं, उसको 1 महीने बाद रिकॉल करना बहुत ही मुश्किल है अगर आपने रिवाइज़ नहीं करा है। आप कितना भी पढ़ लो, आप रिवाइज़ अगले दिन कर दो, फिर एक गैप के बाद फिर रिवीजन उसको कर दो, जिससे कि चीज़ें जो हैं वो माइंड में बैठी रहें, और जो नई चीज़ आ रही है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती रहे। ऐसा ना हो कि नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, पुरानी फेड हो रही है, वो यही तभी होगा जब आप 6 महीने तक सिलेबस के पीछे भाग रहे हो कि मैं सिलेबस कर लूँ पहले। जो चैप्टर्स हो गए हैं, उनको अच्छे से कर लो, कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए, तो मेरे से गलत होना ही नहीं चाहिए। जैसे सर मेरा था कि मेरे को क्लासिकल थिंकर जब आते थे, इंडियन थिंकर्स वगैरह आते थे, मेरे से वहाँ से क्वेश्चन हो जाता था, मैं पूरे दिन बेचैन हो जाता था कि मेरे से वहाँ का थिंकर कैसे गलत हो गया, क्योंकि वो मैंने इतने अच्छे से कर रखे थे, कार्ल मार्क्स हो गया या टैलकट पार्से, इमानुएल डर्कheim, वहाँ के क्वेश्चंस मेरे से गलत होने ही नहीं चाहिए। होने ऐसा ही नहीं आपको भी देखना है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो गलत होनी ही नहीं चाहिए, बेयर मिनिमम है वो तो ठीक होनी ही है, क्योंकि इतना सब करके आ रहे हैं। उसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनानी है अपनी, तो इसके लिए रिवीजन और इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करते रहना अपने नोट्स में हमेशा। यस सर। यस। तो आपने जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, क्या दोनों में अलग-अलग स्ट्रैटेजी रखी या एक ही स्ट्रैटेजी थी जिससे आपको सक्सेस मिली? सर स्ट्रैटेजी यही थी कि बस जो भी मैं इन्फॉर्मेशन मेरे नोट्स में मिसिंग है वो ऐड ऑन करनी है, पीवाईक्यूज मल्टीपल टाइम करने हैं, और एक स्ट्रैटेजी जो कॉमन थी वो थी रिवीजन, कि रिवीजन करते रहना है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। हालांकि सर हाँ, कुछ 1-2 चैप्टर्स थे पेपर 1 में जो मेरे को पर्सनली टफ लगते थे, जैसे इंडियन लॉजिक था, वो मेरे को बहुत ही टफ लगता था।
तो उसके लिए मैंने स्ट्रेटेजी रखी थी कि मैंने इनिशियली उसको छोड़ दिया था, बट एग्जाम जब आ गया था तो 1 महीने पहले मैंने उसको पढ़ा था, जिससे कि वो थोड़ा फ्रेश रहे मेमोरी में, ज़्यादा ना रटना पड़े, क्योंकि उसमें मुझे मुझे पर्सनली वो टफ लगता था। तो मैंने उसको 1 महीने पहले करा था, बट बाकी जो भी चैप्टर्स थे, उसको मैं डेली रिवीजन करता था। अब जैसे बहुत सर मैं अच्छी तरह से। यस सर, हाँ बताइए। जैसे कुछ सर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, जैसे एक डीआई हो गया, तो बच्चे कहते हैं डीआई के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो डीआई का एक क्वेश्चन डेली करो ना। आप क्यों ऐसे सोच रहे हो कि मैं एक ही बार में बैठूंगा डीआई सारी एक ही दिन में खत्म करूंगा? मैं पर्सनली यही करता था, मैं सोचता था डीआई का एक क्वेश्चन करना ही करना है मुझे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ रहे हैं, रेशियो से पूछ रहे हैं, वो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपकी वो प्रैक्टिस में रहेंगी चीजें। अब आप सोच रहे हो कि मैं नहीं, चैप्टर 1 डीआई एक बार हो गया तो मैं उसको दोबारा करूंगा ही नहीं, अब तो सीधे एग्जाम से पहले नहीं, डीआई एक प्रैक्टिस, डेली क्वेश्चन एक प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन बच्चों को टफ लगती है, जो थोड़ा सा कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ, तो उसमें स्ट्रेटेजी देखो, क्या स्ट्रेटेजी नए नए आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता था, पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी, फिर क्वेश्चंस पढ़े, मैं नई नई स्ट्रेटेजी से लगा के देखता था, फिर क्वेश्चन एक बार पढ़े, फिर कॉम्प्रिहेंशन पढ़ी ऊपर जाके, किस में मेरे को ज्यादा कम टाइम लग रहा है, क्या एक्यूरेसी आ रही है। जबकि सर मेरे पता थे मेरे सारे क्वेश्चन ठीक होंगे कॉम्प्रिहेंशन में, मेरे को कॉन्फिडेंस था, तब भी मैं प्रैक्टिस करता था। कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करा कि नहीं भाई मैं तो कर ही लूंगा, मैं करता था सर, प्रैक्टिस करता था, डेली करता था एक क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीआई का भी करता था, रेशियो प्रपोर्शन मैथ्स वगैरह। जो कोई चीज आपको टफ लग रही है तो आप उसे ऐसे फोमो में आके बिल्कुल छोड़ मत दो कि ये तो मेरे से होगी ही नहीं। आप उसको ट्राई करो, डेली एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस चीज का, डेली उस चीज को थोड़ा थोड़ा समझो, एट द एंड जाके वो अच्छी हो ही जाएगी। बट आप अगर गिव अप कर दोगे तो फिर सोल्यूशन नहीं है, फिर तो चीज खराब हो जाएगी बहुत ज्यादा। अच्छा वैभव जी, कितना टफ है जेआरएफ लाना? सर मैं ये तो नहीं बोलूंगा टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर यस। आप में एक जुनून है, आप में डेडिकेशन है, आप में हार्ड वर्क है, आपको करना ही है। जैसे मेरा था कि मेरे को दिख ही नहीं रहा था कुछ, पिछले 4 5 6 महीने मेरे को यही एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे जेआरएफ ही निकालना है। मेरा ये था, और मैंने सर मेरा टारगेट मिनिमम मैंने 240 रख रखा था कि मेरे को 240 से ऊपर ही मैनिफेस्ट कर दिया था सर मैंने नवंबर के आसपास कि मुझे 240 से ऊपर ही लाना है। और तो मैं उसी हिसाब से प्लानिंग प्रोसेस मेरा जो भी था, और सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि जेआरएफ ही स्ट्राइक करना है और कुछ करना नहीं है। टफ सर कुछ नहीं होता है, बस आपकी डेडिकेशन, आप कितने इंटेंशंस आपके अच्छे हैं, आप हार्ड वर्क लगातार कर रहे हो, कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ एक सर आते हैं, मोमेंट्स आते हैं जब आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, लगता है कि यार कैसे होगा, नंबर नहीं आ रहे हैं। उस मोमेंट में आप अपने थोड़ा सा पेरेंट्स से बात कर लो या फ्रेंड से बात कर लो, मोटिवेट उस टाइम के लिए मोटिवेट कैसे भी करके अपने को मोटिवेट करके उठाना है अगले डे के लिए। और फिर बस ये सोचना है कि कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत है। मेहनत में भी सिर्फ एक ही चीज है मेहनत की, वो है रिवीजन। मैं यही यस। बोलूंगा, मेहनत में भी रिवीजन है। आप एक बार अपना बेसिक करने के बाद रिवीजन जितना कर लोगे, और कभी भी सर एक चीज ये है कि बच्चे ना रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अपने आप को कि मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 6 घंटे से ज्यादा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, सब इतना ही पढ़ रहे हैं एवरेज। मैंने सर ऐसा नहीं सोचा था, मैं इतना पढ़ता था जब तक मैं मुझे लगता था कि आज मैं थक नहीं गया हूँ। मैं जैसे अब मैं 6 घंटे या 6 घंटे बता, मेरा 10 12 घंटे मैं डेली पढ़ता ही था, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे को कोई चीज सक्सेस लाएगी तो हार्ड वर्क है। क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड कोई इतना अच्छा नहीं था जो मैं कह दूं कि हाँ मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, मेरे को सब चीजें पहले से पता थी। मुझे पता था कि मेरे को हाँ मेहनत ही करनी है और मेहनत ही मुझे सक्सेस ला के देगी। तो मैं सर उसी उसी के अकॉर्डिंग मेहनत करता था, रिवीजन करता था, और जब भी कभी ऐसा लो फेज आता था तो घर पे बात कर लेता था पापा मम्मी से, वो मोटिवेट कर देते थे बस। तो वैभव जी, लास्ट में फाइनली मैं आपसे चाहूंगा कि आप वो 3 गोल्डन रूल बताइए जिसमें कि आपको लगता है कि यार ये 3 चीजें थी जो कि मैंने की हैं और उसकी वजह से मैं जेआरएफ तक पहुंच पाया हूँ। ओके सर, तो सबसे पहले सर मैं सबसे ऊपर प्रायोरिटी पे तो रिवीजन ही रखूंगा, कि रिवीजन करना है। दूसरा, हार्ड वर्क रखूंगा कि मेहनत करते रहनी है, ऐसे नहीं सोचना है कि यार नहीं होगा, पेपर कठिन होता है या तो 0.5% का निकलता है इतना, वो नंबर माइंड में कभी आना ही नहीं चाहिए आपके। सिर्फ आपको ये देखना है कि मुझे एक एक सीट चाहिए, मेरे को उसके अकॉर्डिंग मेहनत करनी है, तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है। हार्ड वर्क हो गया, पेशेंस, और क्या बोलते हैं, रिवीजन हो गया, और सिंगल सोर्स रखना है। रिसोर्स आपके जो भी हैं, आप अगर सर के लेक्चर्स देख रहे हो तो सिर्फ सर के लेक्चर्स देखो, और उसमें पीवाईक्यू ऐड ऑन करो और अपनी मॉक की इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन करो। और अगर आप एक कोई बुक रेफर कर रहे हो तो उस बुक को रेफर करके जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड ऑन करके और वहीं से पढ़ो। तो सिंगल सोर्स, हार्ड वर्क एंड योर रिवीजन, ये सब थ्री गोल्डन रूल्स हैं जो मैंने इन पर्सनल फॉलो करे थे, जो मेरे को सक्सेस ला के दी। इसके अलावा सर कुछ मेरे को नहीं लगता जो ऐसा अलग कुछ करना है जो मैंने करा है, मैं टॉपर हूँ तो मैंने कुछ अलग करा है। मैंने ये बेसिक ही रूल फॉलो करे हैं, और मैं यही सबसे बोलूंगा, ये 3 बेसिक रूल आप फॉलो करोगे तो पक्का होगा। तो स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज के इस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी, क्योंकि
वैभव के पास सिखाने के लिए भी बहुत कुछ है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग गलतियां करते हैं, वेट करते हैं, वो गलतियां मत कीजिए। और जैसे वैभव ने तैयारी की है लगातार, दोनों को बैलेंस करके चले हैं, अगर आप भी उस तरह से तैयारी करेंगे 100% आपको सक्सेस मिलेगी। और मेहनत करने वालों की कभी हार होती नहीं है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, मेहनत करते रहिए। वैभव जी, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। पूरे सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने जेआरएफ किया है। आगे भी आप लोगों आपसे टच बना रहेगा। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू सो मच।